Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is CSIR NET Cell Biology previous year question. This is part 3. ठीक है, तो दो पार्ट में आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है. तो आज है हमारा पार्ट 3 सेल बायोलॉजी का PYQ. ठीक है, ये है यूनिट नंबर 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार कंसेप्ट इसमें रिपीट होते हैं. क्वेश्चंस तो एग्जैक्ट रिपीट नहीं होते हैं CSIR में, लेकिन हाँ कंसेप्ट ज़रूर जो है वो रिपीट होते हैं. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो जैसे कि आपको पता है कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं. आपको पहले खुद सॉल्व करना है, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है. तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और फिर मेरा वीडियो देखिए. ठीक है, चलो तो पहला स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, सो ये क्वेश्चन पूछा गया है CSIR NET 2014 जून में. क्वेश्चन क्या पूछा गया है? साइक्लिन्स आर द रेगुलेटरी सब यूनिट एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDKs आर द कैटालिटिक सब यूनिट. ठीक है, फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइक्लिन एंड CDK इन वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल. ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने आप लोगों को बताया है, मतलब साइक्लिन और CDK के बारे में हम लोग जानते ही है कि जो मेन जो कैटालिटिक सब यूनिट है, जो मेन काम करता है वो तो CDK करता है, और साइक्लिन क्या होता है उसके साथ में अटैच होता है, उसे एक्टिवेट करने का काम करता है, यानी रेगुलेटरी सब यूनिट हमारी साइक्लिन्स होती है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है कुछ रिप्रेजेंटेटिव दे रखा है, यानी ये सेल साइकिल है. G1 फेज़ में कौन सा साइक्लिन CDK काम करता है, ये G1 से S फेज़, फिर S फेज़, ये G2 फेज़ एंड M फेज़. तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि कौन से साइक्लिन CDKs यहाँ पर पर्टिकुलरली वर्क करते हैं. ये इन्होंने फिगर में ही खुद दे रखा है. अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इफ़ वी नॉक डाउन साइक्लिन D, अगर हम साइक्लिन D को नॉक डाउन कर देते हैं इन अ सेल बाई SHRNA के थ्रू हमने इसको नॉक डाउन कर दिया. Which one of the following graph correctly represent the level of CDK2 activity? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो CDK2 की एक्टिविटी को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है. तो गाइस आपने क्या किया, मतलब क्वेश्चन क्या है कि जो साइक्लिन D है, साइक्लिन D को नॉकआउट कर दिया, यानी डिलीट कर दिया, उसका mRNA हटा दिया, यानी अब साइक्लिन D नहीं बन रहा है. तो उसका इफेक्ट CDK2 पर क्या पड़ेगा? तो आपको पता है हर साइक्लिन का जो हर CDK का बाइंडिंग पार्टनर उसका साइक्लिन होता है. ठीक है, अब इन्होंने आपको खुद ही दे रखा है कि जो साइक्लिन D है उसका बाइंडिंग पार्टनर कौन है? 4 और 5 है. ठीक है, और जो साइक्लिन E है उसका बाइंडिंग पार्टनर कौन सा है? CDK2. तो क्या साइक्लिन D के डिलीट होने से CDK2 को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा. हाँ, अगर साइक्लिन E डिलीट होता तो CDK2 को फर्क पड़ता, लेकिन साइक्लिन D को नॉकआउट किया है तो अब CDK2 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इसका बाइंडिंग पार्टनर नहीं है. तो आपको ग्राफ से ही पता चल रहा है कि इसका बाइंडिंग पार्टनर जो फिगर दे रखा है उसी से पता चल रहा है. अब हमें करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंट करना है कि कौन सा है. ठीक है, सबसे पहला जो ग्राफ है वो हमें दिखा रहा है कि जो y एक्सिस पे है वो CDK2 की एक्टिविटी, यानी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, और ये x एक्सिस पे आपको टाइम दे रखा है. तो देखो जैसे ही आपने नॉकआउट कर दिया साइक्लिन D को, तो CDK की एक्टिविटी क्या बोल रहा है? इंक्रीज हो गई है और एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो गई है. क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, साइक्लिन CDK2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा साइक्लिन D का. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर डिक्रीज बताया गया है कि साइक्लिन CDK2 की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी जब हम साइक्लिन D को नॉकआउट करेंगे. तो ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. थर्ड ग्राफ है हमारा कि CDK2 एकदम कांस्टेंट ग्राफ है, बिल्कुल भी इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं हो रहा है, मतलब CDK2 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर आपका साइक्लिन D को आपने डिलीट किया या ऐड किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो दिस इज द ट्रू ग्राफ. ठीक है, यही हमारा ट्रू ग्राफ है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको साइक्लिन E से फर्क पड़ेगा, ना कि साइक्लिन D से फर्क पड़ेगा. ठीक है, और नेक्स्ट फोर्थ वाला ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज. ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं. तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको फिगर में ही सारा आंसर दे रखा था. ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? थर्ड वन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और बस आपको बेसिक जो कंसेप्ट है अपने वो लगाना है इस क्वेश्चन में. तो इसे भी आप पहले खुद सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन क्या है? सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय वेरियस साइक्लिन्स एंड CDK, यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस. On receiving mitotic stimuli, cyclin D, the first cyclin express bind to the existing CDK4 to form the active cyclin CDK4 complex. ठीक है, ये भी हमें पता है. This in turn
phosphorylates retinoblastoma protein RB which activate E2F to further activate the transcription of various downstream cyclins। ठीक है, ये भी हमें आता है, ये भी हमने क्लास में सबने पढ़ा है ना, साइल बायोलॉजी की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है, अनअकैडमी में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये हमें ऑलरेडी नोन है, तो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन वो एग्जामिनर क्वेश्चन में ऐसे इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ पर्टिकुलर सेल टाइप देयर इज अ म्यूटेशन इन आरबी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, E2F के बारे में हम जानते हैं, आरबी के बारे में हम जानते हैं, और साइक्लिन CDK4 और CDK4 एंड साइक्लिन डी के बारे में हम जानते हैं। अब क्वेश्चन आपका शुरू होता है कि अगर हमारा जो आरबी है उसमें म्यूटेशन आ गई है, और ऐसा म्यूटेशन आ गई है कि वो फॉस्फोराइलेट नहीं हो पा रहा है, अब उस पर क्या नहीं हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन पैटर्न ऑफ साइक्लिन ई इन दी सेल आफ्टर माइटोटिक स्टिमुलाई। ठीक है, तो माइटोटिक स्टिमुलाई के बाद में जो साइक्लिन ई का एक्सप्रेशन होगा वो इन सेल्स में कैसा होगा, यानी कैसे एक्सप्रेस करेगी साइक्लिन ई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आरबी पे फॉस्फोराइलेशन होता है तो क्या होता है, और डीफॉस्फोराइलेशन होता है तो क्या होता है, यानी आपको ये फंक्शन पता होना चाहिए आरबी का। तो देखो, जो आरबी है हमारा रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, ये क्या है, हमारा चेक पॉइंट है G1 से S ट्रांजिशन के लिए, यानी ये सेल को इजीली S फेज में नहीं जाने देता है, ये रोक के रखता है सेल को। अब क्या होता है, आरबी बेचारा जब अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में होता है, अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट, जब अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में होता है उस टाइम पे ये क्या रहता है, एक्टिव रहता है। कैसा रहता है, एक्टिव, यानी जब इस पर कोई फॉस्फोरस नहीं होता है तो ये क्या रहता है, एक्टिव रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस पर पार्शियल फॉस्फोराइलेशन कर दो, यानी किसी ने आके जैसे जो CDKs होते हैं साइक्लिन डी CDK4, वो इस पर पार्शियल फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं, तो पार्शियल फॉस्फोराइलेशन में भी ये एक्टिव रहता है। पार्शियल फॉस्फोराइलेशन अगर इसका करेंगे तो तब भी ये क्या रहेगा, एक्टिव रहता है। ठीक है, और जिस टाइम पे इस पर कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन कर दिया जाता है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, जब आरबी पे कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन कर दिया जाता है, यानी यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन, इधर भी फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन को मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो जब कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन आरबी में हो जाता है तो ये कंप्लीटली क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव। फिर जाके आरबी क्या होता है, इनएक्टिव होता है, यानी फॉस्फोराइलेशन से रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, और एट द एंड साइक्लिन ई आके इस पर फॉस्फोराइलेशन करके इसको कंप्लीटली इनएक्टिव कर देते हैं। अब म्यूटेशन केस क्या हो रहा है कि आरबी में ऐसा म्यूटेशन हो रहा है कि इसमें जो है अब फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब कुछ इस तरीके का म्यूटेशन हो गया कि अब जैसे साइक्लिन डी आ रहे हैं, इसको फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं, बट ये फॉस्फोराइलेट नहीं हो रहा है, इसमें ऐसा म्यूटेशन हो गया। अब गाइस अगर एक बात बताओ, अगर आरबी फॉस्फोराइलेट नहीं होगा तो आरबी क्या होगा, एक्टिव ही रहेगा। अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में हमने क्या पढ़ा कि आरबी क्या है, एक्टिव है, और कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन स्टेट में इनएक्टिव है। तो जब फॉस्फोराइलेशन हो ही नहीं रहा है तो आरबी एक्टिव रहेगा, और जब तक आरबी एक्टिव है तब तक वो G1 से S ट्रांजिशन नहीं करेगा। अब साइक्लिन ई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो साइक्लिन ई है वही हमारे G1 से S ट्रांजिशन में मदद करती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर भी फिगर में देखा था, जैसे आपने देखा होगा, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है क्लास में, ये देखो साइक्लिन ई CDK2 ये G1 से S ट्रांजिशन करवाते हैं। ठीक है, अब जब इसने इजाज़त ही नहीं दी, यानी आपके आरबी ने इजाज़त ही नहीं दी जाने की G1 से S ट्रांजिशन में, तो साइक्लिन ई का भी सिंथेसिस नहीं होगा। तो साइक्लिन ई के एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, साइक्लिन ई का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आरबी को हम जो है वो फॉस्फोराइलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आरबी है उसको पार्शियल फॉस्फोराइलेट कौन करता है, साइक्लिन डी CDK4 एंड 6। ठीक है, जब इसको पार्शियल फॉस्फोराइलेट करते हैं तो थोड़ा बहुत E2F का ट्रांसक्रिप्शन होता है, E2F जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थोड़ा थोड़ा सिंथेसाइज करता है साइक्लिन ई CDK2 को, और फिर जब साइक्लिन ई वापस से प्रोटीन बन के आता है तो वो कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन आरबी का करता है, जिससे कि आरबी कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो आरबी का फॉस्फोराइलेशन ही नहीं हो रहा है, तो साइक्लिन ई का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइक्लिन ई का ई सिंथेसाइज ही नहीं होगा। ठीक है, साइक्लिन ई पे, यानी साइक्लिन ई बनेगा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला ऑप्शन है कि एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन ई का जो है वो पहले ज़्यादा था, और जब आरबी में म्यूटेशन हुआ तो वो कम हो गया। क्या ऐसा होगा, नहीं, क्योंकि साइक्लिन ई तो बाद में सिंथेसाइज होता है ना, जब आरबी क्या हो जाता है,
इनएक्टिव हो जाता है उसके बाद सिंथेसाइज होता है, यानी आरबी फॉस्फोराइलेट हो जाता है उसके बाद, लेकिन आरबी तो फॉस्फोराइलेट हो ही नहीं रहा है तो सिंथेसाइज होगा नहीं साइक्लिन ई का। नेक्स्ट है साइक्लिन ई का एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है जो एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन ई है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विद टाइम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरबी ने परमिशन ही नहीं दी है जीवन से एस ट्रांजिशन की, और जब तक आरबी से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक साइक्लिन ई और CDK2 सिंथेसाइज नहीं होंगे, और जब तक ये सिंथेसाइज नहीं होंगे तो जीवन से एस ट्रांजिशन भी नहीं होगा। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, राइट ग्राफ। और ये वाला पहले इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज ये भी रॉन्ग है, ठीक है, इसको रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वन, ठीक है। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो फिर मैं आपको फिगर के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया हुआ है, आपको सेल बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और जो इसका PDF है, PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पे हमेशा PDF डालती हूँ, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप PDF टेलीग्राम चैनल से ही डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो ये 2011 जून में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द साइक्लिन्स हैव द असेंशियल फंक्शन इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, यानी एस फेज में जो सेल साइकिल है उसमें कौन से साइक्लिन काम करते हैं, किन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो एस फेज में कौन से करते हैं, ए टाइप करता है, ऑब्वियस सी बात है, ए साइक्लिन ए ही एस फेज में काम करता है। बी करता है, बी कौन से फेज में करता है, बी लेट G2 और G2 से M ट्रांजिशन, जब M फेज में आता है तब जो है बी करता है। डी किस में करता है, ये M फेज में हो गया, M फेज। डी किस में करता है, सबका पता होना चाहिए, ये G1 फेज में करता है, और बोथ ए बी टाइप तो किसी में नहीं करता। तो कौन सा हो गया हमारा राइट आंसर, ए टाइप, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से करवा रखा है, ठीक है। ये डायग्राम, इससे आप इजीली याद कर सकते हो, इसे लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है ये डायग्राम बनाते रहो, याद हो जाएगा इजीली, कैसे G1 से S हो रहा है, S से G2 हो रहा है, G2 से M हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CSR बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली एंड डिसअसेंबली ड्यूरिंग सेल डिवीजन विच विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली से। अब आपने अगर माइक्रोट्यूब्यूल मुझसे पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। मैंने आपको अनअकैडमी में पढ़ा रखा है माइक्रोट्यूब्यूल, आई थिंक यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ा रखा है, लेकिन अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में पढ़ा रखा है, तो आप चाहो तो वहाँ जाके मेरे नाम से सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैं जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद मैं एक बार यूट्यूब पे भी आपको करवा दूंगी सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, असेंबली और डिसअसेंबली के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है। हमें जो है बताना है कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट यानी सही आंसर जो है वो कौन सा होगा। सबसे पहली स्टेटमेंट है, वंस फॉर्म्ड, जब एक बार माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो डीपोलिमराइज होते हैं एट प्लस एंड। ओ कितना गलत स्टेटमेंट है, प्लस एंड में कभी भी जो है माइक्रोट्यूब्यूल माइटोसिस में डीपोलिमराइज नहीं होगा, क्योंकि माइटोसिस में क्या चाहिए होता है, पॉलीमराइजेशन चाहिए होता है, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता देती हूँ। देखो जैसे ही M फेज में सेल जाती है ना, तो एक तो सबसे पहले प्रोफेज आता है जिसमें क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है। क्रोमोसोम आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं अलाइंड, ठीक है। इस तरीके से आपको उनकी शेप देखने को मिलती है, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलती है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल है, जब आपका मेटाफेज में आता है प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, जब मेटाफेज आता है तो आपको पता है मेटाफेज प्लेट बनती है। मेटाफेज प्लेट कैसे बनती है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल से निकलते हैं कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरीके से निकलते हैं, ये इनका पॉजिटिव एंड है, इस तरीके से, दिस इज प्लस एंड, ठीक है, ये प्लस एंड। प्लस एंड हम कैसे नाम देते हैं, जो ग्रोइंग एंड होता है उसे हम प्लस एंड बोल देते हैं, ठीक है। इधर से भी आएगा माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, प्लस एंड हो गया, इस तरीके से आते रहेंगे, ठीक है। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल हम किसको बोलते हैं, जो काइनेटोकोर, जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर में अटैच होंगे उनको हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, मेटाफेज स्टेज में है, ठीक है। मेटाफेज प्लेट जो है आपकी, ठीक है, एक मेटाफेज प्लेट, ये तो सभी ने पढ़ा होगा, मेटाफेज एनाफेज, ठीक है। तो अब होता क्या है, जिस टाइम पे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जब एक बार बनते हैं तो डीपॉलीमराइज नहीं जबकि पॉलीमराइज करते हैं,
ठीक है, माइटोसिस में। लेकिन थ्रू आउट इन्होंने डीपॉलीमराइजेशन कहा है, थ्रू आउट नहीं होगा। देखो डीपॉलीमराइजेशन भी करता है लेकिन पहले पॉलीमराइजेशन करता है। तो जैसे ही प्रोफेज में आए, प्रोफेज में धीरे धीरे पॉलीमराइजेशन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एस्टर लाइक माइक्रोट्यूब्यूल है, यानी स्टार लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इस तरीके से हम इनको नेमिंग करते हैं। अब पहले तो प्रोफेज के मेटाफेज तक ये क्या होंगे, पॉलीमराइज होंगे। जैसे ही मेटाफेज से एना ट्रांजिशन होता है, एनाफेज ट्रांजिशन कैसे होता है, मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन, जिस टाइम पे ये जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये क्रोमोसोम को ऐसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, यानी दोनों को अपार्ट कर देते हैं। ये वाला पार्ट जो है इधर चले जाएगा, ये वाला क्रोमेटिड इधर चले जाएगा, ये वाला क्रोमेटिड इधर, ये वाला। तो इस तरीके से ये खींच लेते हैं अपने आप को। उस टाइम पे वो टेंशन कहाँ से आता है, वो खींचने का पावर कैसे आता है, जब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्या होने लग जाते हैं, डीपॉलीमराइज होने लग जाते हैं। तो ये छोटे 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 होने लग जाते हैं और अपनी तरफ ये खींचने लग जाते हैं और मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि ये थ्रू आउट डीपॉलीमराइजेशन कह रहे हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है वंस फॉर्म्ड, एक बार अगर माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म हो गया तो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइज एट देयर प्लेसेंट थ्रू आउट द माइटोसिस। नहीं, थ्रू आउट नहीं करेगा, सिर्फ मेटाफेज तक करेगा, उसके बाद ये डीपॉलीमराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइज एट देयर प्लस एंड अप टू एनाफेज। एनाफेज तक ये पॉलीमराइज करेगा कब, एनाफेज तक, उस एट विच पॉइंट दे बिगिन टू डीपॉलीमराइज। और एनाफेज के बाद से ये क्या होने लग जाएंगे, डीपॉलीमराइज होने लग जाएगा, जैसा मैंने आपको स्टेटमेंट बताया। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइज एट देयर माइनस एंड। माइनस एंड में तो कहाँ पॉलीमराइज होगा, ये तो ऑलरेडी अपने आप में ही गलत स्टेटमेंट है। हमेशा पॉलीमराइजेशन एंड यानी जिसमें एडिंग होता रहता है माइक्रोट्यूब्यूल्स की सब यूनिट का, ठीक है, अल्फा बीटा करके, वो जहाँ ऐड होते रहता है उसी एंड को हम क्या बोलते हैं, प्लस एंड। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग एंड बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीमराइज तो प्लस एंड में ही होगा। ठीक है, और डीप, और जब यही टूटने लग जाता है तो इसी को हम माइनस एंड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंड्स की नेमिंग करते हैं, मैंने आपको क्लास में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। आपका जो है राइट आंसर जो है वो थर्ड वन हो गया। ठीक है, अगर फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ लेना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये क्रोमेटिन कंडेंसेशन से है। ठीक है, ये तो मैंने आपको यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है काफ़ी अच्छे से। ठीक है, सो क्रोमेटिन कंडेंसेशन इज ड्राइवन बाय प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड कंडेंसिन्स विच आर द मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमेटिन, यानी SMC प्रोटीन्स that play a key role in the organization of eukaryotic chromosomes. ठीक है, condensin along with another family of SMC protein that called as cohesins significantly contribute to the chromosome segregation during the mitosis. ठीक है, ये कोहेसिन क्या करता है, माइटोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन यानी क्रोमोसोम को अपार्ट करने में मदद करता है। इफ़ द सेल आर ट्रीटेड विद द इनिबिटर ऑफ CDK1, अगर आप CDK1 के इनिबिटर से सेल को ट्रीट करते हैं, फॉस्फोराइलेट इमीडिएटली बिफोर द सेल एंटर इनटू M फेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। देखो इतनी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी जो हमें ऑलरेडी पता थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला कि अगर सेल को हम इनिबिटर जो CDK1 का इनिबिटर है उससे जो हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, CDK1 फॉस्फोराइलेशन इनिबिटर ऑफ जो कि CDK1 का फॉस्फोराइलेशन ना करने दे। ठीक है, देखो CDK1 जो है जब ये फॉस्फोराइलेट होता है तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और जब ये एक्टिव होता है तो ये क्या करता है, G2 से M ट्रांजिशन करता है। ठीक है, आई बात समझ में, इसके फॉस्फोराइलेशन से। लेकिन आपने क्या किया, इसका इनिबिटर जोड़ दिया, यानी आपने इनिबिटर डाल दिया, अब CDK1 का क्या नहीं होगा, फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नो फॉस्फोराइलेशन ऑफ CDK1 का कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब जब सेल M फेज में एंटर करेगी तो कौन सा जो है वो ट्रू आपको स्टेटमेंट लग रहा है, जो कि आपको ट्रू लग रहा है इस कंडीशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। तो ए स्टेटमेंट है आपका, सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कंडेंसिन। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो कंडेंसिन से हेल्ड होते हैं। नहीं, देखो गाइस, आपको कोहेसिन और कंडेंसिन में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे नया पेज लेके बता दूँ कि जो जैसे ये क्रोमोसोम है आपका, ठीक है, इस तरीके से क्रोमोसोम है,
जो कंडेंसिन है, कंडेंसिन का काम क्या है, कंडेंस करना है, ठीक है। अगर मैं जो कंडेंसिन है उसका काम क्या है, कंडेंस करना, यानी क्रोमोसोम को छोटा कर देना। ये क्रोमोसोम ऐसे बनाया है मैंने, ये ऐसा थोड़ी है, इसको बहुत ज़्यादा छोटा कर रखा है घुमा घुमा के। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अपना चार्जर, मोबाइल का चार्जर या लैपटॉप का चार्जर आप बहुत घुमा घुमा के उसको छोटा कर देते हो ताकि आप उसको एक छोटी सी जगह पर रख सको। अगर वो फैलता है तो पूरा इस तरीके से फैलता है, ठीक है। तो जो कंडेंसिन है, कंडेंसिन की अगर मैं बात करूँ, कंडेंसिन क्या करता है, इसको आपस में छोटा करता है, यानी ये अलोंग द लेंथ काम करता है, यानी इसी के अंदर काम करेगा, ठीक है। क्रोमोसोम का छोटा करना, जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, इनको छोटा छोटा करने में मदद करेगा, कंडेंस करने में मदद करेगा। जबकि जो कोहेसिन है, कोहेसिन प्रोटीन क्या करता है, जो दो सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन सी हैं, ये 1 क्रोमेटिड है, ये 2 क्रोमेटिड है, ये इसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं, इस पूरे को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों को आपस में कौन जोड़ के रखता है, कोहेसिन जोड़ के रखता है। अब होता क्या है, जिस टाइम पे G2 फेज में होती है सेल, तो G2 फेज में अगर मैं यहाँ पे वापस से बना दूँ इस तरीके से, ये G2 फेज में इस तरीके से रहती है क्रोमोसोम, ये देखो इस तरीके से, क्योंकि कोहेसिन ने क्या किया रहता है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को इस तरीके से बांधा होता है, एक दूसरे पे अटैच किया रहता है इस तरीके से, ठीक है। इन केस ऑफ G2 फेज, जब तक G2 फेज आता है तब तक ये ऐसे ही पकड़ के रखती है कोहेसिन। फिर G2 से M ट्रांजिशन होता है M फेज में, उसके बाद M फेज में जब CDK1 में फॉस्फोराइलेशन होता है तो फिर इन कोहेसिन को तोड़ दिया जाता है, यहाँ से इनको तोड़ दिया जाता है, कोहेसिन को, कंडेंसिन को नहीं तोड़ा जाता, कोहेसिन को तोड़ा जाता है। ये आपकी क्या है, कोहेसिन है, ठीक है। कोहेसिन को तोड़ दिया जाता है और एज अ रिजल्ट जो M फेज में जब आप क्रोमोसोम देखते हो तो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, सिर्फ एक बीज से जुड़ी होती है, काइनेटोकोर से जुड़ी होती है, ठीक है। तो वो काइनेटोकोर से कैसे जुड़ी होती है, इसी कोहेसिन प्रोटीन से। तो ये कोहेसिन प्रोटीन सिर्फ बीच में रह जाती है, इधर उधर से सारा ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अब आप अगर CDK1 का फॉस्फोराइलेशन मतलब रोक दोगे, यानी उसको फॉस्फोराइड नहीं होने दोगे, तो M फेज में भी सेल साइकिल नहीं जाएगी, M फेज में नहीं जाएगी, तो कोहेसिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो अलोंग द लेंथ आपको सिस्टर क्रोमेटिड्स को कौन पकड़ के रखता है, आपको ये याद रखना है कि कोहेसिन क्या करती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स को बांध के रखती है, ट्रीट्स को ज्वाइन करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कंडेंसिन। ये तो अपने आप में स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कंडेंसिन तो सिस्टर क्रोमेटिड्स को नहीं बांध के रखता है, वो खुद क्रोमोसोम के अंदर होता है, ठीक है। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को कोहेसिन करता है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोहेसिन, बिल्कुल सही बात है। अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने CDK1 का फॉस्फोराइलेशन रोक दिया है। अब M फेज में भी जाके जो है वो M फेज एक तो आएगा नहीं, दूसरी बात है कोहेसिन जो है वो पूरी लेंथ में होगा, सिर्फ काइनेटोकोर, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ काइनेटोकोर में होगा, अलोंग द लेंथ जो है पूरी क्रोमोसोम की आपको कोहेसिन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कंडेंसिन, फिर से कंडेंसिन आ गया, ये भी रॉन्ग है। अगर किसी का कोहेसिन और कंडेंसिन का कंसेप्ट भी क्लियर है ना, तो वो भी इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता था। नेक्स्ट है सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कंडेंसिन, ये भी गलत है, कंडेंसिन से तो होता ही नहीं है, सिर्फ किससे होता है, कोहेसिन से, ठीक है। तो कोहेसिन और कंडेंसिन पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अपने कंसेप्ट जो है वो इनके क्लियर रखना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको सेल बायोलॉजी के लेक्चर में पढ़ा रखा है, विद डायग्राम विद फिगर्स के साथ में पढ़ा रखा है, ठीक है, और उससे आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो गाइस, तो यहाँ पे शायद मैं फिगर लेकर नहीं आई हूँ, ठीक है। चलो, तो वैसे मैंने आपको बना के बता दिया है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूल्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिपिड राफ्ट फॉर्मेशन, ठीक है। लिपिड राफ्ट के फॉर्मेशन में कौन से जो है मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये क्वेश्चन हमने शायद पार्ट 1 में भी कर लिया था। तो स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल इसमें इन्वॉल्व होता है, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम ATPase इज अ टेट्रामर ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट, ठीक है। सोडियम पोटेशियम ATPase पता होगा सबको, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो सब यूनिट है जो सोडियम और पोटेशियम है वो कौन सी सब यूनिट पे जो है वो बाइंड करती है। इन्होंने आपको दे दिया है कि इसके पास 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट होती है, ठीक है। तो मैं आपको बना के बता देती हूँ, जैसे ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है,
डिफरेंट कलर से बना देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बीटा सब यूनिट, दिस इज़ बीटा सब यूनिट और दिस इज़ अल्फ़ा सब यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, सोडियम पोटेशियम ATPase का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिगर से समझोगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, फिगर देखा होता है तो याद रहता है। ठीक है, इसीलिए फिगर से बता रही हूँ। नेक्स्ट है, अब सोडियम और पोटेशियम कैसे बाइंड करते हैं। आपको पता है 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, जनरली रूल है। अगर ये साइटोसोल है, ठीक है, और ये आउटसाइड द सेल है, ठीक है, तो हमारा जनरली क्या होता है, 3 सोडियम जो है वो बाहर जाता है। ठीक है, 3 सोडियम यहाँ बाइंड करेगा और इसके थ्रू बाहर चले जाएगा। ठीक है, और वहीं यहाँ दूसरी तरफ जो है आपको देखने को मिलेगा 2 पोटेशियम जो है वो यहाँ ज्वाइन होंगे, 2 पोटेशियम, और वो आके जो है वो अंदर आ जाएंगे। इसी तरीके से चलता है, ये तो सबको पता होगा बेसिक रूल। तो अब आप देखो कि बाइंडिंग साइट कहाँ है, हमें बाइंडिंग साइट ही बतानी है कि बाइंडिंग साइट किस पे प्रेजेंट होती है, अल्फा पे होती है, बीटा पे होती है, किस पे होती है, तो किस पे है, अल्फा सब यूनिट पे। चाहे वो सोडियम हो, भले ही सोडियम अंदर से बाइंड हो रहा है, पोटेशियम बाहर से हो रहा है, लेकिन बाइंडिंग साइट दोनों की क्या होगी, अल्फा यूनिट होगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, बोथ ऑन अल्फा सब यूनिट। ठीक है, बोथ बीटा नहीं होगा, सोडियम बीटा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बोथ हमारा कौन सा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। इस फिगर को लर्न कर लेना, क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एब्जॉर्ब्ड मोनोसेकेराइड्स इन इंटेस्टिनल इपिथेलियल सेल्स एग्जिट वाया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो आपने जो मोनोसेकेराइड ऑब्जर्व कर लिए हैं, यानी तो आपने जो है वो ले लिया है, आपका जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन पता है ना, इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है, आपने मोनोसेकेराइड्स को ले लिया है, चाहे वो ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज हो। अब वो एग्जिट किससे करता है, तो एग्जिट किससे करता है गाइस, वो किससे करता है, GLUT2 ट्रांसपोर्टर से। ये आपको याद रखना है, GLUT2 ट्रांसपोर्टर से क्या करता है, एग्जिट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी इजी है, मैंने आपको अनअकैडमी में पढ़ा रखा है, ये भी मैंने सेल बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सेल बायोलॉजी में ही पढ़ा रखा है मैंने। ओके, हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, आपको नॉट बताना है। ठीक है, तो दे आर इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेजर आर इंट्रेंसिक प्रोटीन MIP फैमिली, बिल्कुल सही बात है, MIP फैमिली के प्रोटीन होते हैं और इंट्रीगल यानी मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं। ठीक है, दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, नहीं ये तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये तो रॉन्ग हो गया। अगर ये रॉन्ग हो गया तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा, ये वाला, क्योंकि बैक्टीरिया में ऑब्वियस सी बात है एक्वापोरिन्स तो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, अ हाईली कंजर्व एस्पार्जिन, स्प्रोलिन एंड एनालिन NPA ट्रायड रेजिड्यू इज प्रेजेंट इन एन टर्मिनल हाफ ऑफ द प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है, अ हाईली कंजर्व्ड एस्पार्जिन, प्रोलिन, एनालिन NPA ट्रायड रेसिड्यू प्रेजेंट इन द C टर्मिनल ऑफ द हाफ प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, C टर्मिनल पे भी हो सकता है और N टर्मिनल पे भी हो सकता है। तो दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आपको हमें नॉट कैरेक्टरिस्टिक बताना था, तो कौन सा नहीं है कि ये एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया में, बिल्कुल ये प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, तो दिस इज अवर रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए चीज़ों का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब सेलुलर कंपार्टमेंट इज लाइकली टू हैव सेम pH एंड इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन। ठीक है, तो कौन सा सब सेलुलर कंपार्टमेंट का जो है वो सेम पीएच होता है और सेम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो किस किस का होता है, साइटोसोल और लाइसोसोम नहीं, साइटोसोल का पीएच कितना होता है गाइस, अराउंड 7.2 के अराउंड होता है आई थिंक, एंड लाइसोसोम का कितना होता है, अराउंड 5.5 के अराउंड, या 5 या 5 टू 5.5 के अराउंड पीएच होता है। तो इनका तो बहुत बड़ा डिफरेंस है पीएच में, ये तो नहीं होगा, हमें सेम बताना है। साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो साइटोसोल है और माइटोकॉन्ड्रिया का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, बिल्कुल सही बात है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और जो साइटोसोल है, उन दोनों का पीएच क्या होता है, सेम होता है, हमेशा याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो जो साइटोसोल है और माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तो हर कोई जानता होगा। ठीक है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया में बना देती हूँ, जैसा भी बनता है। ठीक है,
ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन हो गया, ये अंदर वाला, और ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस वाला हो गया, ठीक है। और ये साइटोसोल हो गया, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया। तो जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और साइटोसोल है उन दोनों का पीएच एकदम सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है साइटोसोल एंड एंडोसोम। एंडोसोम का भी पीएच 5 से 5.5 होता है, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है, आपको पता होगा, तभी एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक सी बात है, यहीं पे एटीपी सिंथेसाइज होता है, और जब हाइड्रोजन अलॉन्ग द ग्रेडियंट जाते हैं तभी एटीपी सिंथेसाइज होगा। और हाइड्रोजन अलॉन्ग द ग्रेडियंट कब जाएगा? जब ग्रेडियंट डिफरेंस आएगा, ठीक है। ग्रेडियंट डिफरेंस आएगा तभी तो पीएच भी डिफरेंट होंगे, राइट। तो ये तो एकदम दिमाग वाली बात थी, ठीक है। तो नहीं भी पता था तो भी आप लोग कर सकते थे। चलो, तो 27 का हमारा जो राइट आंसर हो गया वो कौन सा है? सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको नॉट ट्रू स्टेटमेंट यानी रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। चलो, सबसे पहली स्टेटमेंट है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं उनका बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो गाइज एक बात आप याद रख लीजिए, यहाँ पे लॉन्ग चेन बोला गया है, स्पेसिफाई नहीं किया है कितना लॉन्ग चेन, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का, वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जनरली। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने तक होता है? 16 कार्बन। अगर 16 कार्बन तक की चेन है तो फैटी एसिड की, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अगर मोर देन 16 कार्बन चेन है, मोर देन 16 कार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड, तो उनका बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होगा फिर? पैरोक्सिसोम्स में। पैरोक्सिसोम्स में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग चेन बोला है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। अगर यहाँ पे स्पेसिफाई करते कि 16 कार्बन से ज़्यादा की चेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता, तो ये रॉन्ग हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या कहा है? लॉन्ग चेन। तो 16 कार्बन इज ऑल्सो लॉन्ग चेन, ठीक है। तो उसका बीटा ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ये बात ट्रू है। हमें क्या बताना है? नॉट ट्रू बताना है, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस अकर इन पैरोक्सिसोम्स। क्या फैटी एसिड्स का बायोसिंथेसिस पैरोक्सिसोम्स में होता है? नहीं। पैरोक्सिसोम्स में ज़्यादातर काम क्या होता है? डिग्रेडेशन वाले काम होते हैं। पीएच कम होता है पैरोक्सिसोम्स का, ये ज़्यादातर डिग्रेड ही करता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। हमें क्या बताना था? फॉल्स। फॉल्स ही है, हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है पैरोक्सिसोम्स यूटिलाइज H2O2 टू ऑक्सीडाइज अ वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन परऑक्साइड्स का यूज़ करता है ये पैरोक्सिसोम्स, दैट्स वाई इसका नाम परऑक्सिसोम्स है। परऑक्साइड्स को ऑक्सीडाइड करता है, उनको सबस्ट्रेट में करता है। जितने भी हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये जो खतरनाक परऑक्साइड्स, ये H2O2 के परऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है, इनको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है परऑक्सिसोम्स, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है परऑक्सिसोम्स का। नेक्स्ट है पैरोक्सिसोम इम्पोर्ट दियर रेप्रोटायर ऑफ प्रोटीन यूजिंग सॉर्टिंग सिग्नल, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, सॉर्टिंग सिग्नल यूज़ करता है। मैंने आपको प्रोटीन सॉर्टिंग में पढ़ाया है कि जब भी चाहे पैरोक्सिसोम्स में कैसे भी प्रोटीन एक्सपोर्ट हो रहे हो, चाहे सिक्रेटरी हो रहे हो या साइटोसोल में सिंथेसाइज प्रोटीन हो रहे हो, उन सब में जो है वो सॉर्टिंग सिग्नल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? PTX बोलते हैं। PTX1, PTX2, ठीक है, प्रोटीन टारगेटिंग पैरोक्सिसोम टारगेटिंग सीक्वेंस, ठीक है। PTX1, PTX2 इस तरीके से हम इनको नाम देते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। हमें रॉन्ग बताना था, रॉन्ग हमारा सेकंड वन हो गया, ठीक है। तो सेकंड हमारा जो है वो राइट आंसर हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, तो यही थे क्वेश्चंस आज के, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देवराड़ी पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। बाकी किसी को कोई डाउट होता है, किसी भी टॉपिक में आप क्वेश्चन चाहते हो तो आप बता देना। जैसे स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन कराएं, तो मैं सेल बायोलॉजी के, आफ्टर सेल बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। चलो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट वीडियो भी हमारा सेल बायोलॉजी होगा, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, चलो फिर तो पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, मेहनत कीजिए अच्छे से। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना रिवाइज कर सकते हो इस टाइम पे, उतना बहुत अच्छा है, ठीक है। और सबका जो है वो एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए, 100% हर कोई अपना देना चाहिए, ठीक है। चलो गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।